हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंशु मेलावत। जो इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़, जो कि पॉलीमर की यूनिट का आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम रबड़ के वल्कनीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि रबड़ का वल्कनीकरण करने की क्या नीड है। जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कि जैसा हमें रबड़ मिल रहा है प्रकृति से, हम वही यूज क्यों नहीं करते, वल्कनीकरण क्यों कराया जाता है रबड़। देन हम डिस्कस करेंगे कि रबड़ का वल्कनीकरण में क्या किया जाता है, किसका मेथड क्या होता है, कैसे हम रबड़ का वल्कनीकरण कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि रबड़ का वल्कनीकरण कराने पर जो हमें नया रबड़ प्राप्त हुआ उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो इस तरह से हम इस जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन स्टेप। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रबड़ का वल्कनीकरण कराने की क्या नीड है, तो उसका रीज़न क्या है कि जो हमें प्रकृति से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है, आप जानते हैं पॉलीआइसोप्रीन का जो है सिस पॉलीआइसोप्रीन, जो हमें प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है उसे हम डायरेक्ट हमारे कॉमर्शियल यूज या अदर यूज जो रबड़ के होते हैं उनके लिए उपयोग में नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उतने उपयोगी जो है हमारे लिए वो नहीं होते हैं। काफ़ी वो लचीला होता है, प्रत्यास्था और तनन सामर्थ्य उसकी कम होती है, टेम्परेचर और केमिकल्स का इफ़ेक्ट जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो वो कॉमर्शियल या पर्पज़ के लिए हमारे लिए यूजफुल नहीं है कि हम जो प्रकृति से रबड़ हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं सिद्ध होता है। तो उसके गुणों को सुधारने के लिए कि उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार किया जाए जिससे कि हम उसके उपयोग को बढ़ा सकें, इसके लिए रबर का वर्गीकरण जो है वो सबसे पहले चार्ल्स गुडियर ने किया था। रबड़ के वल्कनीकरण में क्या कराया जाता है कि जो आपको प्राकृतिक रबड़ है उसको सल्फ़र के साथ 5% सल्फ़र सॉल्यूशन के साथ उच्च ताप पे गर्म किया जाता है। और जब आप उसको सल्फ़र के साथ रबड़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसके बीच में सल्फ़र के क्रॉस बंध्स बन जाते हैं। द्विबंध जो है सल्फ़र के भी आप जानते हैं पॉलीआइसोप्रीन की स्ट्रक्चर यहाँ प्राकृतिक रबड़ की आप देख सकते हैं। जब इसकी आप सल्फ़र के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और इसकी यूनिट्स के बीच में क्रॉस बंध बन जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ इस तरह से क्रॉस बंध जो है आइसोप्रीन यूनिट्स के बीच में बन जाता है। ये वल्कनीकृत रबड़ है आपका, इसमें आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड टूट गया और क्रॉस लिंकेज सल्फ़र के यहाँ पे बन गए। अब जो वल्कनीकृत रबड़ आपको प्राप्त हुआ है इसके भौतिक गुण जो आपके प्राकृतिक रबड़ थे उससे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ये कठोर है, अब मजबूत होता है, इसकी तनन सामर्थ्य और जो प्रत्यास्था है उसमें वो ज़्यादा होती है आपके प्राकृतिक रबड़ से, और ताप और रासायनिक पदार्थों के प्रति भी इसकी जो है प्रतिरोध क्षमता वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो हमें वल्कनीकृत रबड़ प्राप्त होता है वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, इसलिए ही हम रबड़ का वर्गीकरण कराते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है आपका बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण आप कई प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे उपयोगी या जो सबसे कह लीजिए इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है बहुलकों का वो इनके आणविक बल के आधार पे वर्गीकरण को सबसे इम्पोर्टेंट, कि जो आणविक बल है इनके बीच में उसके आधार पे बहुलकों को वो 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। पहला है ताप प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, दूसरा है ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग, थर्ड है आपका प्रत्यास्थ या इलास्टोमर्स, और फोर्थ है आपका फाइबर्स या रेशे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग है उसको हमने एक टेबल की फॉर्म में एक कंपैरेटिव स्टडी में आपको दिखाया, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन इन पे पूछा जाता है वो इसी तरह से पूछा जाता है। तो अगर हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की बात करें
तो ये वो पॉलीमर होते हैं कि जिनको गर्म करने पर ये क्या होते हैं, मुलायम हो जाते हैं और इनको हम नई आकृति में परिवर्तित कर सकते हैं। मीन्स ये रीयूजेबल है। जो थर्मोप्लास्टिक आपका, उनको आप रीयूज कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है, इनको अगर आप गर्म करके मुलायम करते हैं तो ये दोबारा पुनः जो है इनको नई आकृति नहीं दी जा सकती। तो मीन्स थर्मोसेटिंग को आप दोबारा ये रीयूज नहीं कर सकते। जो सबसे मेन डिफरेंस इन दोनों में है वो यही आपका होता है। थर्मोप्लास्टिक जो है आपका कमज़ोर होता है, भंगुर प्रकृति का होता है, वहीं थर्मोसेटिंग आपका कठोर और मजबूत होता है। इसी तरह कई ये जो आपका थर्मोप्लास्टिक होगा वो लीनियर होते हैं और थर्मोसेटिंग आपका त्रिविम बंधक युक्त होता है, इसीलिए वो ज़्यादा कठोर है। तो कुछ इस तरह से आपकी इसको कंपैरेटिव टेबल आप इसकी देख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो टेफ्लॉन, पॉलीथीन, पीवीसी, ये सभी कौन से बहुलक हैं, थर्मोप्लास्टिक हैं। थर्मोसेटिंग की बात करें तो बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सभी आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में आएंगे। अगर इसी तरह प्रत्यास्थ या इलास्टोमर जो पॉलीमर हैं हमारे, तो वो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें प्रत्यास्थता का गुण काफ़ी अधिक होता है। अतः इनको स्प्रिंग की तरह आप जो है खींच सकते हैं और उनको वापस पुनः जो है बल हटाने पर वो वापस पुनः अपनी आकृति में आ जाते हैं। तो जितने भी रबड़ होंगे वो सभी आप जानते प्रत्यास्थ होते हैं। तो इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल में आप रबर्स के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी तरह जो फोर्थ आपका पॉलीमर्स की कैटेगरी है वो है फाइबर्स। फाइबर्स में क्या होगा कि इनकी श्रृंखलाओं के मध्य अंतराण्विक बंध जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, मजबूत अंतराण्विक बंध होते हैं, जिनके कारण इनकी तन्य सामर्थ्य जो है वो अधिक होती है। जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, जिनका उपयोग आप जानते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी किया जाता है। तो ये इनका आणविक बल के आधार पे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन है, जो कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलीमर्स के चैप्टर में।